अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का, कि लॉ की कौन सी काइंड्स हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो काइंड्स हैं लॉ की, जो अक्सर बहुत फेमस हैं, वो हमारे पास कौन से हैं? सेलमंड। सेलमंड ने डिफाइन किया है कि कौन कौन से काइंड्स हैं लॉ की। अब आप कहेंगे कि सर लॉ की सिर्फ और सिर्फ एक मॉडर्न लॉ, एक जो है हमारे पास इस्लामिक लॉ है। नहीं, देखें, जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मदर ऑफ लॉज, क्या है? मदर ऑफ ऑल लॉज। इस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप ये देखते हैं कि डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियन से लॉ के बारे में, ठीक है, डिफरेंट जूरिस्ट की। और हमारे पास जो सेलमंड है, सेलमंड डिफाइन करते हैं कि हमारे पास लॉ की कौन कौन सी काइंड्स हैं। सबसे पहला जो है वो क्या आ जाता है? इंपरेटिव लॉ। इंपरेटिव लॉ। सेकंड में आ जाता है हमारे पास कौन सा? फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, ठीक है। थर्ड काइंड में आ जाता है हमारे पास कौन सा? थर्ड काइंड में आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। प्रैक्टिकल या फिर टेक्निकल लॉ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ काइंड में आ जाता है हमारे पास, फोर्थ काइंड जो है इसकी वो है हमारे पास नेचुरल नेचुरल और मोरल लॉज। नेचुरल और मोरल लॉज। उसके बाद फिफ्थ काइंड कौन सी है? फिफ्थ काइंड आ जाती है हमारे पास इसकी कन्वेंशनल लॉज। कन्वेंशनल लॉज, ठीक है। उसके बाद सिक्स काइंड कौन सी आ जाती है? सिक्स काइंड आ जाती है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ। और हमारे पास सेवेंथ के अंदर आ जाती है सिविल क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये हमारे पास काइंड्स ऑफ लॉज है। अब अगर हम एक एक को डिफाइन करें कि कौन से लॉ की क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंपरेटिव लॉ। जो हमारे पास इंपरेटिव लॉ है, इस इंपरेटिव लॉ को अगर आप गौर से देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो है मींस अ रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सॉवरन अथॉरिटी। मींस रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सॉवरन अथॉरिटी। सॉवरन अथॉरिटी जो है वो क्या करती है? वो किसी पर इम्पोज करती है कोई रूल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंपरेटिव लॉ कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पास सॉवरेनिटी है, जिस तरीके से हमारे पास जो लेजिस्लेशन है, ये क्या करते हैं? सारे के सारे सिटीजन्स पर लॉज इम्पोज्ड हैं, तो ये इंपरेटिव लॉ है। उसके बाद लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये जो थ्योरी है ये भी इसी से रिलेट है। काइंड्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी काइंड्स है जनाब? सबसे पहले जो हमारे पास काइंड है, एक है ह्यूमन और एक है डिवाइन लॉ। एक क्या है? ह्यूमन लॉ और एक है डिवाइन लॉ। इन दोनों की क्या थ्योरीज हैं? देखें, जो ह्यूमन लॉ है, मिसाल के तौर पे इंसानों का बनाया हुआ जो कानून है, उसको आप क्यों फॉलो करते हैं? उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है आपका फॉलो करने का? उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो आपका ये है कि हम जो है क्या करें, अगर हम ये जुर्म, अगर हम ये कोई भी पर्टिकुलर एक्ट करेंगे, कोई भी एक जो है एक्ट करेंगे जो कि ऑफेंस के ज़ुमरे में आ सकता है, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें पनिशमेंट मिलेगी। डिवाइन जो अल्लाह सुब्हाना व तआला है, ठीक है, अल्लाह सुब्हाना तआला का बनाया हुआ कानून है। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब जो शख्स नहीं पढ़ेगा उसकी क्या सज़ा है? उसकी सज़ा है वो जो है आखिरत में आग में जलेगा, ठीक है, जहन्नुम की आग के अंदर जो है वो जलेगा। तो ये क्या है? या फिर हुदूद लाज। हुदूद लाज किस तरीके से? अगर कोई चोरी करे उसका हाथ काट दो, ठीक है, इसमें कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं है। अब यहाँ पर और भी हुदूद लाज आप आगे चल के पीपीसी के अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो ह्यूमन है, यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का वर्ड, लेजिस्लेचर कौन है, कानून साज इदारा, ठीक है, वो बनाती है, ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हुई आपकी। उसके बाद सेकेंड आ जाता है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ के लिए आपने वर्ड क्या याद रखना है, वर्ड याद रखना है हमारे पास यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म लॉ किस तरीके से, यूनिफॉर्म लॉ इस तरीके से जो कभी ना चेंज होने वाला। न्यूटन की फर्स्ट थ्योरी है, न्यूटन की हमारे पास जो है फोर्स की थ्योरीज हैं डिफरेंट फिजिक्स के अंदर, या साइंटिफिक हमारे पास और भी थ्योरीज हैं कि फॉर सपोज के केमिस्ट्री के अंदर थ्योरीज होती हैं आपकी जो है इसके अंदर फिजिक्स के अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो वो सब क्या है, कभी ना चेंज होने वाली थ्योरीज हैं, अंडरस्टैंड। तो वो क्या है, वो फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, उसके अंदर वर्ड क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म लॉ है, कभी ना चेंज होने वाला कानून। उसके बाद आ जाए प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज। अब ये प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज की अगर हम एग्जांपल देखें, कौन सा है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज, इसकी जो अगर आप एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी कौन सी, एक है लॉ ऑफ हेल्थ और सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या है, ये इसकी डिफरेंट जो है काइंड्स हो सकती हैं कि इसके अंदर ये है। उसके बाद नेचुरल लॉ। अब जो ये नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ क्या है, अक्सर स्टूडेंट हो सकता है डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन के अंदर इतनी हार्ड डेफिनेशन लिखी हुई है कि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट को वर्ड ही समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है। तो खैर इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, वो कानून जो हर मुल्क में चलेगा, क्या, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ कौन सा है, वो कानून जो तकरीबन ममालिक में चल रहा है, जिस तरीके से आरडी अल्ट्रम पर्टम है, नो मैन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी भी शख्स को बिना सुने उसको सजा नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्या है, ये है नेचुरल जस्टिस का कानून, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। या फिर आप ये कह सकते हैं नो मैन कैन बी जज्ड इन हिज ओन केस, इन हिज ओन काज, किसी कोई भी शख्स अपने ही केस के अंदर, अपने नेक्स्ट फ्रेंड के अंदर या फिर अपने रिलेटिव्स के केस के अंदर खुद ही जज नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक ऐसे कानून है प्रिंसिपल जस्टिस के कि जो हर मुल्क इनको फॉलो करेगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है कौन सा, उसके बाद आ जाता है कन्वेंशनल लॉज। अब ये कन्वेंशनल लॉज कौन से होते हैं, देखें जब आप ये देखते हैं इंटरनेशनल लॉ, जब आप पढ़ते हैं, जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे वहां पर कुछ कन्वेंशंस होंगी। कन्वेंशन किस सूरत में, कि मिसाल के तौर पे कि दो मुल्क हैं पाकिस्तान और चाइना, उनके बीच में एक कन्वेंशन पास हो गई, उनके बीच में एक ट्रीटी पास हो गई, तो कन्वेंशनल लॉ के तहत वो कन्वेंशन कितने टाइम पीरियड तक चलेगी, किस अरसे से शुरू होगी, किस अरसे तक रहेगी, या फिर अगर वो वायलेशन करते हैं तो वायलेशन करने के बाद वो जो है किस चीज़ के लायबल होंगे, किस चीज़ के हकदार होंगे, ये सब का सब कहाँ बताया गया, सब का सब आपको बताया गया कन्वेंशनल लॉज के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है कौन सा, कस्टमरी लॉ। अब ये कस्टमरी लॉ क्या है, देखें कस्टमरी लॉ जो वर्ड है कस्टम से निकला है। कस्टम्स क्या होते हैं, रस्म रिवायत जो 100 सालों से चलती हुई आ रही, 100 सालों से चलती हुई आ रही है ऐसी रस्म। फॉर सपोज आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं, उस इलाके के अंदर क्या होता है कि उस इलाके के अंदर कोई एक शादी से रिलेटेड कोई ऐसी रस्म है जो सब के सब फॉलो करते हैं और आपके दादा परदादा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और वो आगे चल के एक पर्टिकुलरली रस्म बन जाती है उस इलाके के लिए, क्या बन जाता है, एक जो है लॉ बन जाता है कि हर किसी ने इसको फॉलो करना ही करना है। शर्त उसके लिए क्या है कि वो 100 सालों से चलती हुई आ रही हो, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है, कस्टमरी लॉ। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा, इंटरनेशनल लॉज। अब ये इंटरनेशनल लॉज क्या है, देखिए इंटरनेशनल लॉ यानी कि ऐसा कानून, कौन सा कानून, ऐसा कानून जो कि हर मुल्क पर लागू हो। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग लड़ेंगे तो इंटरनेशनल लॉ के तहत दोनों जो है लायबल होंगे, दोनों इसके हकदार होंगे कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। या फिर इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपको जो है डिफरेंट ये बताया गया कि अगर कोई शख्स, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ बगावत करता है, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई भी एक एक्शन लेता है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग इस तरीके से आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी। या फिर एक
कंट्री अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कोई भी एक गैस छोड़ दे, कोई भी एक जहरीली गैस छोड़ दे, या फिर कोई भी ऐसा एक कर दे एक्सपीरियंस के लिए, उसने वो कहते हैं एक्सपीरियंस के लिए किया, लेकिन पता ये चलता है कि उसने किस लिए किया, उसने उसकी कोई पर्टिकुलर चाल थी, फिर आगे इंटरनेशनल लॉ के तहत उसको पनिशमेंट बाइंडिंग नहीं हो सकती। उसके बाद सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, इसके ऊपर अलग से लेक्चर मौजूद है, वो भी आप सुन लीजिएगा कि सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ का पर्पस क्या होता है। सिविल लॉ का जो मेन पर्पस है वो यही होता है टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, कि हकूक का तयन कर दिया जाए। अब जब आप सिविल लिटिगेशन के अंदर जाते हैं, किसी ने आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, जब कोई शख्स आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन लेता है तो क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रॉपर्टी दिलवा सकती है, या कोर्ट ये बता सकती है प्रॉपर्टी किसके हक में आई, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की जब बारी आएगी फिर उसको कोर्ट जो है एग्जीक्यूट भी करवा सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि एक जो है होता है ऑफेंस, ऑफेंस के बाद होती है एफआईआर, एफआईआर के बाद उसकी हो जाती है प्रोसीडिंग स्टार्ट, और प्रोसीडिंग के एंड में या तो वो शख्स अक्यूज जो है, कौन है शख्स अक्यूज्ड, अक्यूज हो जाता है एक्विट या हो जाता है कन्विक्ट, ठीक है, या उसको बरी कर दिया जाएगा या उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं, एक है हमारे पास इंपरेटिव लॉ, एक है हमारे पास फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, एक है हमारे पास प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, एक है नेचुरल लॉ, एक है कन्वेंशनल लॉ, एक है इंटरनेशनल लॉ, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कौन सा, हमारे पास सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। लेकिन जो सर सॉलमेंट ने बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ 6 थी, लेकिन सातवीं जो सिविल और क्रिमिनल लॉ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी पेपर के अंदर लिख लेते हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट हो सकता है। फर्दर इसके बाद अब कि इसको लिखना किस तरीके से, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल के साथ साथ उसको एलोबरेट भी कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है कि पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक किस तरीके से हमने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उसको किस तरीके से उसका स्केच क्या है, वो उसके लिए एक अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। जब पेपर करीब आए तो आप उस तरीके से उसको अटेंड कीजिए। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।